अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि यूरोप से इंग्लैंड बच्चों की तालीम किस तरह हम दिलवा सकते हैं। उसके बाद जो नए वर्क परमिट है इंग्लैंड के, जो डे बाई डे अपडेट्स आ रही हैं, इस पे बात करेंगे कि किस तरह से यूरोपीय यूनियन में रहने वाले इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद खामद की नेशनैलिटी के बाद बीवी की नेशनैलिटी, या बीवी की नेशनैलिटी के बाद खामद की नेशनैलिटी, इस पे तफसीली बात करेंगे। काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए हैं। उसके बाद यूरोपियन नेशनैलिटी के बाद कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, इस पे भी कुछ दोस्तों ने जो है वो राय मांगी है कि कौन सा मुल्क बेहतर है जहां पे हम जाएं स्पेन की नेशनैलिटी लेने के बाद। और कुछ दोस्तों ने दूसरी कंट्रीज़ में, ख़ास तौर पुर्तगाल से काफ़ी कमेंट आते हैं कि हम अगर पुर्तगाल की नेशनैलिटी लेते हैं तो कौन सा मुल्क ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है। उसके बाद स्पेन नया इमिग्रेशन प्लान क्या होगा, क्योंकि स्पेन में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस पे काफ़ी दोस्तों को खदशात हैं पार्टीज़ के मंशूर के मुताबिक कि क्या करने वाली हैं इमिग्रेंट से के अगेंस्ट। इस पे बात करेंगे कि क्या ये कुछ कर सकती हैं, कब कर सकती हैं। कुछ दोस्त काफ़ी ज़्यादा परेशान में, इस पे तफसीली बात करेंगे वीडियो के आखिर में। दोस्तों ज़्यादातर आज की ये वीडियो में आपके कमेंट्स के आंसर हैं, ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन तकरीबन मिक्स अप है। लाजमी तौर पे वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इसमें काफ़ी आपके जो बहाम और क्वेश्चंस हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। फिर भी दोस्तों अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी आप हर वीडियो के नीचे जो पहला लिंक है एक चैनल का, वहाँ पे जाया करें। और वहाँ पे बेशुमार आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, और वहाँ पे बेशुमार वीडियोस अब पब्लिश हो चुकी हैं आपके कमेंट से रिलेटेड। उनको वॉच किया करें और वहाँ पे आपको उम्मीद है कि आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। अगर फिर भी ना हो, चाहे उस चैनल के नीचे कमेंट करें या इस चैनल के नीचे कमेंट करें, मैं उस पर इंशाल्लाह ताला एज सून एज अर्ली आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। यूरोप से इंग्लैंड बच्चों की तालीम, या अगर मैं कहूँ कि इंग्लैंड से यूरोप बच्चों की तालीम, तो ये भी गलत नहीं होगा क्योंकि कानून अब बिल्कुल सेम है। अगर आप यूरोप से इंग्लैंड भेजते हैं या इंग्लैंड से यूरोप भेजते हैं तो कानून सेम लागू होता है। असल में अब इंग्लैंड जो है वो यूरोपीय यूनियन का मेंबर मुल्क नहीं है, वो निकल चुका है, ब्रेक्सिट हो चुका है, जिसके बाद अब कानून बिल्कुल यकसर तब्दील हो चुके हैं। यहाँ तक कि अगर आप अब यूरोप से कनाडा जो इंग्लैंड है वहाँ पे अगर की जाता है विज़िट वीज़ा लगवा के, आपको मालूम है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं बॉर्डर पे, एयरपोर्ट पे। इसी तरह अगर आप इंग्लैंड से यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क में आते हैं तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। बाज़ का तो ऐसा पता चला है कि आपसे शो मनी भी पूछी जाती है, मांगी जाती है। ख़ास तौर पे स्पेन के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे ये काफ़ी ज़्यादा सख्ती देखने में आई है कि जो ब्रिटिश लोग यहाँ पे आते हैं उनसे शो मनी तक का पूछा जाता है, आप किस होटल में ठहरेंगे ये पूछा जाता है। इस तरह के बाकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ख़ास तौर पे स्पेन इस वजह से पूछता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में ब्रिटिश लोग आबाद हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं और यहाँ पे उनका रेजिडेंट कार्ड भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ विज़िट पे आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा सख्ती है। बच्चों की तालीम की तरफ आते हैं। अब ब्रेक्सिट क्योंकि हो चुका है, अब यहाँ से अगर आपके बच्चे यूके जाते हैं पढ़ने के लिए तो ये याद रखें आप नॉन यूरोपियन जो है वो, क्योंकि यूके हो चुका है तो वहाँ पे अगर जाते हैं तो जैसे अब इंग्लैंड से बाहर या यूरोपीय यूनियन से बाहर स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं पढ़ने के लिए और उनको उतनी ही फ़ीसें पे करना पड़ती हैं, उतनी ही फ़ीसें आपके यूरोपीय यूनियन बच्चों को वहाँ पे करना पड़ेंगी। इसी तरह अगर इंग्लैंड के यूरोपीय यूनियन में पढ़ने आते हैं तो उसी तरह पे करना पड़ेंगी। पहले कानून अक्सर मुख्तलिफ था, जैसे यूके के बच्चे थे जितनी उनको फ़ीस पे करना पड़ती थी, यूरोपीय यूनियन के बच्चों को भी उतनी पे करना पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि अब वो ब्रेक्सिट होने के बाद यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं रहा। अच्छा खासा जो है एक्सपेंसिव हो चुका है और वहाँ पे आपको वही फुल फ़ी पे करना पड़ेगी। अब अगर बात करते हैं वर्क परमिट्स की, नए वर्क परमिट्स आपके साथ मैंने आज से 2 दिन पहले भी एक न्यूज़ शेयर की थी और वहाँ पे आपको बताया था कि इंग्लैंड में काफ़ी नए वर्क परमिट जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं, जिसमें ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन का जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है उनके अब उन्होंने वीज़े लॉन्च किए हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं तो लाजमी तौर पे अप्लाई करें। यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को लाजमी बताना चाहता हूँ कि कुछ दोस्त ये समझते हैं कि यूरोपीय यूनियन नेशनल होने की वजह से
हम यहाँ से अगर वर्क परमिट पे जाते हैं तो वहाँ पे हम प्री सेटलमेंट स्टेटस ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, प्री सेटलमेंट स्टेटस एक ख़ास टाइम के लिए था, वो बंद हो चुका टाइम। अब वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आप वर्क परमिट ही लेना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा से वर्क परमिट रिन्यू होगा, उसके बाद आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन वहाँ पे मिल सकता है, जो कि यूरोपीय यूनियन की परमानेंट रेजिडेंसी के बराबर है। इसके अलावा और कोई चांस नहीं है, ना ही कि रास्ता है कि आप यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम या प्री सेटलमेंट स्कीम से फ़ायदा उठा सकें। वो टाइम लिमिट गुजर चुकी है, उससे आप फ़ायदा नहीं उठा सकते, बल्कि वर्क परमिट पे ही आप वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि खामद की नेशनलिटी के बाद बीवी की नेशनलिटी या बीवी की नेशनलिटी के बाद खामद की नेशनलिटी। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों ने इस पर भी कमेंट किए हैं, तो मैंने ज़रूरी समझा कि इस पर तफसीली बात की जाए। अगर आपके खामद को नेशनलिटी मिल गई और अब बीवी जो है उसको, वो अभी नई नई आई है अपनी होम कंट्री से, या उसको कुछ अर्सा यहाँ पे गुजरा है, तो अब उसको खामद की नेशनलिटी का क्या फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि तरखेता कम्युनिटारिया उसको मिल जाएगा। जैसे तरखेता कम्युनिटारिया उसको मिलेगा, ठीक उस डेट से लेके 1 साल के बाद वो यहाँ पे अपनी खामद की बेस पे नेशनलिटी अप्लाई कर सकती है। लेकिन शर्त यह है कि उसने अपनी सेपरेटली लैंग्वेज कोर्सेज करने हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि दिल या दोस्त का जो एग्ज़ाम है वो लाजमी तौर पे उसने देना है। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन का है वो उसने लाजमी तौर पे पास करना है। इसके अलावा और की चांस नहीं है कि वो अपने खामद की बेस पे नेशनलिटी ले सके। तरखेता कम्युनिटारिया जो है उसकी रिक्वायरमेंट कोई नहीं है, वो उसका नॉर्मल कार्ड जो है वो तरखेता कम्युनिटारिया में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो बीवी या खामद अपने पार्टनर की बेस पे अगर नेशनलिटी अप्लाई करके लेना चाहते हैं, उसके लिए तरखेता कम्युनिटारिया जब इशू हुआ है उससे 1 साल तक उसने वेट करना है। उसके बाद वो एग्ज़ाम वगैरह तब तक दे, और उन एग्ज़ाम को पास करने के बाद उसी तरह नेशनलिटी जमा करवा सकती है जिस तरह से पहले उसके पार्टनर ने जमा करवाई थी ऑनलाइन और हासिल की थी। लेकिन यहाँ पे रिलेशन बेस आ जाएगा, अपने खामद या बीवी की बेस पे आपको नेशनलिटी मिलेगी। यूरोपीय नेशनलिटी के बाद कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इन दोनों ममालिक में अपनी अपनी खासियत है। तो इस वजह से इसमें अगर कंपैरिजन करने पे आए तो काफ़ी डिफ़िकल्टी है। लेकिन यहाँ पे मैं चंद एक पॉइंट बताऊँगा। ऑस्ट्रेलिया की पहले बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया का बेहतरीन रहने के लिहाज से मुल्क है। मौसम जो है वो आइडियल है, मौसम बहुत अच्छा है। पे रेट जो है बहुत अच्छा है, दुनिया के बेहतरीन ममालिक में है जो सबसे बेहतरीन पे करता है अपने एम्प्लॉइज़ को। लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है वहाँ पे। एक अजीब सी और अलहदा सी दुनिया है जहाँ पे आप रहने को, जो लोग वहाँ पे जाते हैं, जो रहते हैं, वो कहते हैं कि बहुत अच्छा मुल्क है, रहने में वहाँ पे मज़ा आता है, हर लिहाज से परफेक्ट कंट्री है। लेकिन अगर आप वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इतनी ज़्यादा आसान नहीं है। वहाँ पे आपको वर्क परमिट मिल जाता है, वहाँ पे आप जाते हैं। जो हाई स्किल्ड लोग हैं उनके लिए तो मसला नहीं है, जो मीडियम स्किल्ड या लो स्किल्ड लोग हैं उनका वहाँ पे मसला है। उनको वहाँ पे पीआर लेने में काफ़ी दुश्वारी देखी गई है, वहाँ पे पीआर आसानी के साथ नहीं मिलती। अब बात करते हैं कनाडा की। कनाडा जो है वो भी बिलाशुबा बुरा मुल्क नहीं है, लेकिन कनाडा में चंद एक ऐसे मसले हैं जिसमें मौसम का बहुत बड़ा फैक्टर है। मौसम बहुत ज़्यादा सर्द है और शदीद सर्द है। इसके साथ साथ वहाँ पे जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो तकरीबन कंपेयर अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ करें तो मैच करता है। जो पेमेंट सिस्टम है, जो अर्निंग है, वो ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी सी कम है। लेकिन कनाडा में चंद एक बेनिफिट्स भी हैं, जिसमें बड़ा बेनिफिट सबसे ये है कि वहाँ पे आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है काफ़ी आसान है। ये टोटली इमिग्रेंट्स बेस्ड कंट्री है, वहाँ पे इमिग्रेंट्स को बहुत वेलकम किया जाता है। और उससे बढ़कर ये कि वहाँ पे पीआर वगैरह लेना और आगे नेशनलिटी लेना काफ़ी आसान है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। और एक बड़ा बेनिफिट और भी है, वो ये है कि जैसे आपको तकरीबन वहाँ पे लीगल होने के 4-5 साल बाद कनाडा की नेशनलिटी मिल जाती है, तो आप यूएसए में जाके भी काम कर सकते हैं, क्योंकि यूएसए और कनाडा का आपस में मुआहदा है कि आप एक दूसरे के मुल्क में जाके नेशनलिटी बेस्ड लोग जो हैं वो काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, घर प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। वहाँ पे कोई भी किसी तरह का मसला नहीं है, बिज़नेस कर सकते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के किसी और ममालिक के साथ ज़्यादा न्यूजीलैंड
जो उसका हमसाया मुल्क है, ज़्यादा ज़्यादा आप ऑस्ट्रेलिया की नेशनलिटी लेने के बाद वहाँ पे जाके इस मुआहदे के साथ तहत जो है वो रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन कनाडा में रहते हुए अगर आप कनाडा की हासिल कर लेते हैं तो उसमें आपको ये बेनिफिट एक और मिल जाता है। तो इस कंपैरिजन के बारे में आप क्या राय रखते हैं, लाजमी तौर पे कमेंट करके मुझे आगाह कीजिएगा। अब आखिर में बात करते हैं स्पेन नया इमिग्रेशन प्लान, जो कि काफ़ी दोस्तों को इस पे ख़दशात हैं और ख़दशात होने भी चाहिए, क्योंकि मंशूर कुछ जमातों का बड़ा अजीबोगरीब है। लेकिन दोस्तों चंद एक बातें मैं आप लोगों के साथ करना चाहूँगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़े हैं और परेशानी भी मैंने महसूस की है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आज की पार्टी जीतेगी और कल अनाउंस कर देगी कि तमाम इमिग्रेंट्स बैन, तमाम इमिग्रेंट्स की नेशनलिटी बैन, तमाम इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट कर दो, तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ के जेलों में डाल दो। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये एक सिस्टम के तहत तमाम सारा कुछ होता है। ऐसा तो डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं कर सका था जैसे ये ऐलानात कर रहे हैं। ये एक ट्रिक है ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करने का और वोटर्स को मतवज्जो करने का, क्योंकि हर जहनीत के लोग हर माशरे में होते हैं। अक्सरियत जो है वो ऐसी नहीं है जैसी कि जो है वो जो वोक्स पार्टी जो समझती है, जो ये समझ लिया कि शायद ऐसी बातें करने से उनका वोट बैंक बढ़ेगा। यहाँ पे चंद एक बातें मैं आपको बताता हूँ कि अदलिया आज़ाद है। पार्लियामेंट में जो पहले कानून पास हो चुके हैं, अगर उनको रिजेक्ट करना है या फेल करना है तो उससे ज़्यादा नंबरिंग चाहिए होगी। उसके बाद वोक्स एक पोजीशन में नहीं है कि अकेली हुकूमत बना सके, वो किसी पार्टी के साथ शामिल होकर बनाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसा मसला नहीं होगा जिन्होंने नेशनलिटी जमा करवा दी है, जो करवा रहे हैं, जिनका टाइम पूरा हो गया, कोई भी मसला नहीं है। जब भी कोई नया कानून आता है वो नए लोगों के लिए, नए प्रोसीजर्स के लिए होता है, पुराने प्रोसीजर्स पे वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। इस वजह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट न्यूज़ में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।